राठौड़ नगर में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बड़ा ही मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मिंटू था। पिताजी, हमें दूसरी जगह काम करना चाहिए। हमें किसी दूसरे शहर में नौकरी करनी चाहिए। जमींदार हमें हमारे काम के बदले इतना कम अनाज देता है कि हमारा पेट भी सही से नहीं भरता। भूखे रहने के कारण हम बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। अगर हम पेट भर के खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? हाँ, बेटा तो सही कह रहा है। भूखे रहने के कारण मुझे भी बहुत कमजोरी महसूस होती है। हमेशा चक्कर आते रहते हैं। कभी कभी तो मेरी आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम जमींदार की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम जमींदार की नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करेंगे तो जमींदार हमें तलाश करवाकर सजा देगा। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप नौकरी करते रहे। चल, अब तू जंगल से लकड़ियां ले आ और मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। मिंटू जंगल से लकड़ियां लाने चला गया। तभी बिरजू के घर एक बुढ़िया आई और बिरजू से कहने लगी, बेटा बिरजू, तुम जिंदगी में बहुत दुख झेल रहे हो। ऊपर से बुढ़ापा भी हो गया है। बुढ़ापे में भी चैन की रोटी बैठकर खाओ। तेरा बेटा भी अब जवान हो गया है। उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? घर पर बहू आ जाएगी और तो तुम दोनों को कम से कम घर का काम तो नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से दिन भर मजदूरी करते हो और फिर शाम को आकर खाना बनाते हो। बहू आ जाएगी तो तुम्हें घर के कई कामों से छुटकारा मिल जाएगा। काकी, मिंटू की शादी तो 2 साल पहले ही हो चुकी है। क्या कहा? मिंटू की शादी हुए 2 साल बीत चुका है, लेकिन तुमने तो कभी यह बात किसी को बताई नहीं। आखिर वजह क्या है जो तुमने यह बात छुपाई? काकी, वजह तो कुछ नहीं है। मिंटू की पत्नी अपनी माँ के घर है। जरा मुझे भी तो पता चले, आखिर बहू अपनी माँ के घर क्यों है? तुमने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? बेटे की शादी क्या बहू को मायके में छोड़ने के लिए की जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वह अपनी पत्नी को मायके से लेकर आए? तू आज ही मिंटू को भेज दो बहू को मायके से लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं काकी? हमें गरीबी तो चारों तरफ से घेरे हुए है। हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वह बेचारी आकर बैठ सके, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई खरीद कर ला सकें। और मिंटू के पास ऐसे कपड़े भी नहीं है जो पहनकर वह अपने ससुराल जा सके। उसके पास तो सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और उनमें से भी 10-10 पेवन लगे हुए हैं। और पेवन लगे हुए कपड़े पहनकर ससुराल जाता हुआ मिंटू को भला कैसे अच्छा लगेगा? अरे वाह रे बिरजू, मैं तो तुझे बड़ा होशियार समझती थी, मगर तू तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला। बस इतनी सी बात के लिए तूने मिंटू की पत्नी को मायके में छोड़ा हुआ है। मैं तो सोच रही थी कि कोई बड़ा बखेड़ा होगा, मगर यह भी कोई बात हुई? चारपाई और कपड़ों की वजह से तू घर की बहू को घर नहीं ला रहा। चल बिरजू, मैं दूंगी तुझे चारपाई बहू को बैठाने के लिए, और मिंटू के लिए नए कपड़े भी खरीद कर देती हूँ। बुढ़िया अपने घर चली जाती है। बिरजू सोचने लगता है। ठीक ही तो कहती है काकी। मुझे अपनी बहू को घर वापस बुला लेना चाहिए। अगर मिंटू की पत्नी आ जाएगी तो हमें भी घर के कामों से राहत मिल जाएगी। मैं कल ही मिंटू को बहू लाने भेज दूंगा। अगले दिन वो बुढ़िया वापस बिरजू के घर आती है। वह बाजार से मोहन के लिए कुछ कपड़े और एक चारपाई लेकर आती है। ये ले बिरजू, ये रही चारपाई और ये रहे नए कपड़े। अब मत बोलना कि कपड़े और चारपाई नहीं है। अब बहू को ले आओ। जाके बिरजू चारपाई देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन थोड़ा संकोच से बोलता है, काकी, ये सब आपको लाने की क्या जरूरत थी? और ये एहसान चुकाने की जरूरत नहीं बेटा। ये सब मैंने अपने तरफ से बहू को खुशी से दिया हूँ। रख लो, वो मेरी भी बहू है। पिताजी, ये सब क्या है? और कौन लाके दिया ये चारपाई और कपड़े? हाँ बेटा, ये चारपाई बहू के लिए है और ये नए कपड़े तेरे लिए। मैं कहता हूँ तू कल इन नए कपड़ों को पहनकर अपने ससुराल चला जा और अपनी बहू को ले आ। लेकिन पिताजी, हम अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। ऐसे में हम उसको क्या खिलाएंगे? वो नहीं रह पाएगी हम लोगों की तरह भूखी प्यासी। ऐसे में हम राधा को क्या खिला पाएंगे?
वह हमारे घर का ऐसा हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? हाँ, सब जानता हूं मैं बेटा, मगर बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में भी तो नहीं छोड़ सकता ना। आखिर कभी ना कभी तो लाना ही होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तू कल ही जाकर बहू को मायके से ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही जाकर राधा को मायके से ले आऊंगा। अगले ही दिन मिंटू अपनी पत्नी को लाने अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल में मिंटू की खूब खातिरदारी होती है। मिंटू 1 हफ्ते तक अपने ससुराल में ही रुकता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी राधा को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में मिंटू सोचने लगता है, अभी तो हमारा घर बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। राधा देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? मैं राधा को बुढ़िया काकी के घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूंगा। मिंटू अपनी पत्नी को बुढ़िया के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब बिरजू ने मिंटू को अकेला आते देखा तो वह बोला, बेटा, तू अकेला ही आ रहा है? बहू कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया बेटा? पिताजी, मैं राधा को ले आया हूँ, लेकिन मैंने उसे काकी के घर छोड़ा है। हमारा घर अभी बहुत गंदा है और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। राधा ये सब देखेगी तो शायद उसे ये सब अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूंगा तब राधा को अपने घर ले आऊंगा। साफ सफाई तो होती रहेगी बेटा। पहले तू जमींदार के पास चल। वे तुझे 3 दिन से रोज बुला रहे हैं। उनसे रोज कोई ना कोई बहाना कर देता हूं। तुझे ससुराल में इतने दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं जमींदार तुझे क्यों रोज ढूंढते हैं। मिंटू बिना सफाई किए अपने पिता के साथ जमींदार के यहाँ चल पड़ता है। उधर बुढ़िया ने राधा की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी, तुम बहुत समझदार हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या यह घर मेरा नहीं है? उसने बुढ़िया से हिचकिचाते हुए पूछा, माँ जी, अगर यह घर मिंटू का नहीं है तो फिर मिंटू का घर कौन सा है? बेटी, मिंटू और उसके पिता जमींदार के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ दिया था। तू अभी नई नवेली दुल्हन है, घर में भला अकेली कैसे रहती? अब तो वह काम करके आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले चल, मैं तुझे तेरे घर पर छोड़ देती हूँ। राधा बुढ़िया काकी के साथ घर की ओर चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो घर की हालत देखकर स्तब्ध रह गई। जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी थी। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। उन कपड़ों पर भी जगह जगह पेवंद लगे हुए थे और धूल जमी हुई थी। घर की ये हालत देखकर राधा सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन राधा बहुत ही समझदार और होशियार थी। उसने मन ही मन सोचा, यह मेरे नसीब का एक हिस्सा है। मुझे किसी भी तरह इस मुश्किल से गुजरना ही होगा। कुछ ही देर में उसने घर को पूरी तरह साफ कर दिया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से सजा दिया। उसके बाद वह बुढ़िया की दी हुई चारपाई पर बैठकर मिंटू के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने को आई, लेकिन मिंटू और उसके पिता अभी तक घर नहीं लौटे थे। राधा बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और उसमें वह अकेली। उसका दिल घबराने लगा कि कहीं कोई चोर उचक्का उसके घर में न घुस आए। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। तभी मिंटू और उसके पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा कि घर का तो नक्शा ही बदल गया था। जो घर हमेशा कूड़े के ढेर जैसा लगता था, वह आज हीरे की तरह चमक रहा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हो गए। मिंटू ने 2 किलो अनाज, जो जमींदार ने उन्हें दिया था, राधा को थमाते हुए कहा, ये लो, इसे पका लो। राधा को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मिंटू से पूछा, इतना अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है। आपको अनाज थोड़ा ज्यादा लाना चाहिए था। अरे राधा, जमींदार हमें हमारे काम के बदले केवल 2 किलो अनाज ही देते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा अनाज कहाँ से लाऊं? आप लोग जमींदार के यहाँ पूरा दिन काम करते हैं,
और जमींदार आप लोगों को 2 किलो अनाज देकर बहला देता है। जमींदार आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। मिंटू के पिता ने धीरे से कहा, लेकिन बेटी, हम कर भी क्या सकते हैं? जमींदार की बात टालने की हिम्मत भला किसमें है? कल से आप लोग यह 2 किलो अनाज मत लाना। जमींदार से साफ साफ बोल देना, महाराज 2 किलो अनाज में हमारा पेट नहीं भरता। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर देंगे। और हाँ, यह सब कहते वक्त आप लोग बिल्कुल भी मत डरना। अगर जमींदार ऐसा करने से इनकार करते हैं तो आप लोग वहाँ काम करने से साफ मना कर देना। अगर जमींदार को आपकी जरूरत होगी तो वह आपसे काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे।